नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे ऑटिज्म, जिसे हिंदी में आत्म केंद्रित कहा जाता है। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। तो आज हम देखेंगे ऑटिज्म बालकों की पहचान, यानी आत्म केंद्रित बालकों की पहचान। इनमें क्या क्या, इस रोग में क्या क्या लक्षण देखा जाता है उसे हम देखेंगे। उनमें कौन कौन सी विकृतियां होती हैं। ऑटिज्म जो है एक मानसिक रोग है जिसका लक्षण जन्म से या बाल्यावस्था से ही आने लगता है। जिन बच्चों में ये रोग होता है उनका विकास दूसरे बच्चों से अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। ये समान यानी कि उनकी तरह तो लगते हैं, नॉर्मल तो लगते हैं, पर व्यवहार में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके नेचर में बहुत सारा चेंज देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे ना तो परिवार से जुड़ पाते हैं और ना दोस्तों से, क्योंकि उनका व्यवहार ही अलग होता है। बाहरी माहौल, स्कूल और समाज से भी यह सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का मानसिक रोग है और इनसे ग्रसित बच्चों में उनके व्यवहार में चेंज देखने को मिलता है। ये लोग अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, यानी कि अपने आप में ही खोए रहते हैं। इनको किसी से मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है समाज में। असल में ये सौलीनता यानी ऑटिज्म आत्म केंद्रित के शिकार होते हैं। इस विकृति बीमारी का शिकार होते हैं, जो कि एक मानसिक रोग है। सौलीनता तंत्रिका संबंधी गड़बड़ी है। यह एक तरह का मानसिक रोग है जो बातचीत और व्यवहार की क्षमता को सीमित कर देता है, यानी कि उनमें बातचीत और व्यवहार जो भी है, जो होना चाहिए, वो चीज़ देखने को नहीं मिलता और वो लोगों से बातचीत भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। यह रोग गर्भावस्था के दौरान बच्चों में मस्तिष्क के विकास में विकार होने से होता है, यानी कि मस्तिष्क का जो विकास होता है उसमें उनकी रुकावटें आ जाती है गर्भावस्था के दौरान। ये जिंदगी भर रहता है, पर कुछ अभ्यास एवं प्रशिक्षण द्वारा इन बच्चों को काफ़ी हद तक नॉर्मल, मतलब सामान्य बच्चों की तरह रखा जा सकता है। बच्चों के लक्षण, ऑटिज्म बच्चों के लक्षण क्या है? सामाजिक अलगाव देखा जाता है उनमें, असाधारण अलगाव और समानता की आवश्यकता। ये तीन बिंदुओं को हम देखते हैं। पहला है सामाजिक अलगाव। आत्म केंद्रित यानी ऑटिज्म वाले लोग दूसरे व्यक्तियों से जुड़ पाने में असमर्थ रहते हैं और ऐसे बालक दूसरों से हमेशा अलग रहना और निम्न व्यवहारों में शामिल होते हैं। ये ऐसे व्यवहार करते हैं जो कि निम्न तरह की होती है, जैसे शिशुअवस्था में माँ को देखकर हंसना, सिर घुमाना, उठाए जाने के लिए हाथ बढ़ाए जाना आदि नहीं किया जाता। इन इनके द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता। जैसे बच्चे देखकर, माँ को देखकर मुस्कुराते हैं, सिर घुमाते हैं, आवाज़ आती है उधर से, तो जब बच्चे को कोई हाथ देता है उठाने की क्रिया के दौरान, तो ये बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, इस रोग से ग्रसित बच्चा। इसके अतिरिक्त माता पिता और अन्य व्यक्तियों के आने जाने, बात करने या ध्यान आकृष्ट करने पर कोई प्रतिक्रिया ना देना। इन बच्चों को कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ खड़ा है, इनका ध्यान उधर जाता ही नहीं है। ये लक्षण देखने को मिलता है ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में। असाधारण संचार, अलगाव। इसमें 50% बालक जीवन भर नहीं बोलते। उनमें भाषा का प्रयोग कुछ विशेष कार्यों के लिए करते हैं, दूसरों के साथ आदान प्रदान या संचार के लिए नहीं। बहुत कम भाषा मतलब बोलते हैं ये इस रोग से ग्रसित बच्चे। समानता की आवश्यकता। ऐसे बच्चों में थोड़ा सा भी अगर कुछ परिवर्तन हो जाता है कार्य के दौरान, तो उन बच्चों को गंभीर क्रोध का दौरा पड़ जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि कोई व्यक्ति खिलौना को जरा सा खिसका दे, जैसे कि वो खेल रहा है बच्चा, और खिलौना को थोड़ा सा हटा दे साइड से, या फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित कर दे, तो क्रोधित होने के साथ साथ
ये रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये तब तक चिल्लाते हैं जब तक उसे पहले की सम्मान ना कर दिया जाए, यानी कि जैसे पहले फर्नीचर रखा हुआ था या खिलौना था, पहले जैसा ये ना कर दिया जाए तो तब तक चुप नहीं रहते हैं। कुछ बच्चों को अजीब सी चीज़ों का गहरा लगाव हो जाता है, उसे हटाने, जगह बदलने या साफ करने पर भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है। कैनर के इन 3 केंद्रीकृत लक्षणों के अतिरिक्त कुछ और लक्षण भी जोड़े गए हैं, जैसे अनुकरण करने में असमर्थ है, यानी कि अनुकरण यानी सीखना होता है, नकल करना। ज्वाइंट एक्शन में असमर्थता, सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार करने में असमर्थता, सीमित रुचि, ये किसी भी क्रिया को बार बार करते हैं, जैसे पैरों को आगे पीछे हिलाते रहना, चीज़ों को बार बार गिराना उठाना, मुंह से आवाज़ निकालना, ये सब लक्षण इनमें देखा जाता है। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे कुछ एक मामलों में कमी वाले हो सकते हैं और कुछ कार्य को करने में उनको समस्या हो सकती है, और कुछ एक कामों में उनका प्रदर्शन सामान्य या कभी कभी सामान्य से भी अच्छा हो सकता है। ऑटिज्म के कारण देख लेते हैं। जन्म दोष के कारण, गर्भावस्था के दौरान वायु प्रदूषण के कारण धातुओं का सांस के माध्यम से प्रवेश, ये भी कारण हो सकता है, वायु प्रदूषण। अगला है 4था नंबर, शराब सिगरेट। गर्भावस्था के दौरान तनाव, अगर माँ डिप्रेशन में है, प्लास्टिक में पाए जाने वाले रसायन आदि के कारण भी ये कमी देखने को मिलता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि इस प्रकार का विकार एक प्रकार की अधिगमित प्रतिक्रिया जो आरंभिक आघातों या तिरस्कृत अनुभव के कारण उत्पन्न होता है। अब इसको रोकथाम के लिए देखते हैं क्या उपाय है। गर्भावस्था के दौरान रूबेला का टीका इसकी रोकथाम में मदद करता है, यानी गर्भावस्था के दौरान रूबेला के कारण 1% बच्चे ही इस रोग से प्रभावित होते हैं, यानी कि उनकी संख्या जो है रोगग्रस्ता का कम रहता है, क्योंकि इस टीका से इन बीमारियों को रोग को दूर किया जा सकता है। ये था ऑटिज्म। अब अगला बिंदु हम देखेंगे ध्यान भाव विकृति, अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर्स। ये क्या है, इसको देखना होगा। सामान्य भाषा में इसे ध्यान भाव विकृति कहते हैं। यह विकृति मस्तिष्क विकृतियों की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली विकृति है जो बच्चों में पाई जाती है, ये बच्चे में पाई जाती है, और ये मस्तिष्क विकृति है, यानी कि मानसिक। यह किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक देखी जा सकती है, इसको किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक देखने को मिलता है। इसमें वैसे बालक आते हैं जिनमें अत्यधिक चंचल स्वभाव एवं एकाग्रता में कमी होती है, यानी कि जो चंचल स्वभाव होता है वो नहीं, बच्चा गुमसुम रहता है, और एकाग्रता यानी कि किसी चीज को ध्यान से करना ये नहीं कर पाते हैं, भटक जाते हैं, यानी एकाग्रता में कमी देखी जाती है, तथा ये बालक नियमित वर्ग के बालकों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाता है, जैसे कि क्लास में अनुशासनहीनता व्यवहार करना, शिक्षक कार्य में बाधा उत्पन्न करना, जैसे टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और बच्चे, इस रोग से ग्रसित जो बच्चा है, विकृति से ग्रसित बच्चा, बार बार क्वेश्चन करेगा, उनको डिस्टर्ब करेगा। एक क्वेश्चन पूछने का समय होता है, बीच बीच में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता टीचर से। अनुशासनहीनता की स्थिति आदि इसका स्वभाव होता है। एकाग्रता की कमी के कारण उनके व्यवहार में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं, जिसके कारण उस बालक से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तथा ऐसे बालकों में बौद्धिक विकास के लिए एकाग्रता एवं ध्यान का होना जरूरी है। बौद्धिक विकास तभी हो सकता है जब एकाग्रता हो, किसी काम को एकाग्र होकर कर रहा है, केंद्रित होकर कर रहा है।
इस विकृति वाले बच्चों की पहचान कैसे की जाएगी? क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं इनमें? तो पहला है ध्यान केंद्रित करने में इनको कठिनाई होती है। दूसरा, ज्यादा समय तक ध्यान का केंद्रित ना हो पाना, यानी कि उदाहरण देख लीजिए, जैसे क्लासरूम में लेक्चर दिया जा रहा है तो ये ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, अपना ध्यान को बार बार भटका लेते हैं। व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई, जैसे कहाँ पर हमें क्या करना है, किस अवस्था में रहना है, वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। जैसे क्लासरूम है तो मुझे अनुशासन में रहना है, तो इनमें वैसा व्यवहार नहीं देखा जाता। अनुशासनहीनता व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं। हद से ज़्यादा सक्रियता, बहुत जल्दी ध्यान हट जाना, ध्यान हट जाने के बाद पुनः पहले वाली परिस्थिति में वापस ना आ पाना। एक बालक ऐसा होता है कि थोड़ा सा, यानी कि क्लासरूम के दौरान ध्यान भटका तो फिर से ध्यान केंद्रित कर लेता है, लेकिन इनमें नहीं देखा जाता है इस चीज को। बहुत आसानी से वह जल्दी से एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में स्थानांतरण, क्योंकि ये भटक जाते हैं, दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं। पहली परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाना जब तक कि याद ना दिलाया जाए, इनको दूसरे के द्वारा याद दिलाना पड़ता है कि ये तुम काम कर रहे हो, तब वो उस काम को करना शुरू करते हैं, क्योंकि इनको खुद पता ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब दूसरे क्रिया में चले जाते हैं, ध्यान इनका भटक जाता है। तो अगला पॉइंट है किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित न कर पाना। अगला, किसी काम को करने के कुछ ही समय बाद भूल जाना, अपनी वस्तुओं को खो देना, गृह कार्य को समय पर पूरी नहीं कर पाना, क्योंकि इनका हमेशा ध्यान भटकते रहता है, कुछ भी है सही से अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। कारण देख लेते हैं, ध्यान अभाव विकृति का कारण। सॉरी, प्राय वैज्ञानिक जो है इस बात के लिए निश्चित तौर पर वो कुछ नहीं कहते हैं। जीन्स को इसका महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इसके अलावा मस्तिष्क को मिलने वाला पोषण, चोट यानी आघात और सामाजिक वातावरण को भी जिम्मेदार माना जाता है। तो जीन्स देख लेते हैं, जीन्स को इसका महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ये एक विशिष्ट प्रकार की जीन्स में कुछ ऐसा पाया जाता है जिसमें मस्तिष्क की परत पतली हो जाती है, जिसके कारण अवधान से संबंधित क्षेत्र प्रभावित होता है। इसमें मस्तिष्क की परत जो है पतली हो जाती है। पर्यावरणीय कारक देखते हैं। पर्यावरण में भी कई प्रकार के टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो हमारे समाज से संबंधित होते हैं, जैसे सिगरेट, शराब, पेट की महक आदि, जिसके कारण ये गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इस विकृति के पाए जाने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि इस रोग की ध्यान अभाव विकृति जो है इसकी संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर अनेक कारण देखें, जैसे सिगरेट हो गया, शराब हो गया, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इनके मस्तिष्क पर गर्भावस्था के दौरान। अगला है मस्तिष्क को चोट पहुंचना। कई बार मस्तिष्क पर चोट के कारण जो नकारात्मक प्रभाव होता है उसके परिणाम स्वरूप इसके पाए जाने की संभावना हो सकती है, यानी कि जो सर में चोट लग जाता है। उपचार क्या है? ध्यान अभाव विकृति के उपचार, औषधि का प्रयोग, मनोचिकित्सा और कौशल का परीक्षण। तो पहला देखते हैं हम औषधियों का प्रयोग। कई प्रकार की दवाई का प्रयोग करके इस रोग को दूर किया जा सकता है। मनोचिकित्सा, व्यवहारात्मक उपचार विधि के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है, यानी कि व्यवहार में चेंज करना पड़ता है। प्रयोगात्मक सहायता के माध्यम से स्कूल कार्य एवं अन्य व्यवहारात्मक कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है। कौशलों का परीक्षण, कई प्रकार के सामाजिक कौशलों का परीक्षण दिलाकर उनको यदि सिखाया जाता है कि कैसे अपनी बारी की प्रतीक्षा करने से अपने गुस्से पर नियंत्रित करें, यानी कि यहाँ पर बारी की प्रतीक्षा है। तो उदाहरण देख लीजिए कि किसी चीज के लिए, यानी फॉर्म भरने के लिए लाइन लगा हुआ है और कोई बालक या विद्यार्थी उस लाइन के बीच में आकर अपना लाइन बना लेता है। तो ऐसी अवस्था में जो इस रोग से ग्रसित बच्चा होता है उसको अत्यधिक गुस्सा आता है।
आ सकता है। तो यहाँ पर है अपने गुस्से पर नियंत्रण आदि, यहाँ पर इस परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ध्यान केंद्रिता के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक के निकट सीट देना अथवा खिड़की से दूर बैठाना। सॉरी। यानी कि इस रोग से ग्रसित बच्चे को हमेशा टीचर के नज़दीक बैठाना चाहिए, अगला बेंच पर, और इनको खिड़की पास इसलिए नहीं बैठाना चाहिए क्योंकि इनका जो ध्यान होता है बहुत जल्दी विकेंद्रित हो जाता है। अगला है छोटे, संक्षिप्त एवं सीधे स्पष्ट अधिगम कार्य सौंपना। ऐसा इनको कार्य देना चाहिए सीखने के लिए ताकि वह सरल हो और ये आसानी से सीख सकें। अगला है कार्य करने के लिए अतिरिक्त समय देना इनको, क्योंकि ये रोग से ग्रसित बच्चे होते हैं, इसलिए इनको समय दिया जाना चाहिए। एक समय पर एक ही अधिगम कार्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान अभाव विकृति से ग्रसित बच्चे होते हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बालक अपने कार्य में विलीन रहे, संलग्न रहे, उसका ध्यान ना भटके, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए टीचर को। अगला है संगठनात्मक नियोजन में शिक्षक की भूमिका। माता पिता का सहयोग प्राप्त करना तथा दैनिक साप्ताहिक रिपोर्ट भेजना। टीचर को हमेशा बालकों का जो रिपोर्ट है उसे माता पिता को देना चाहिए। गृह हेतु अधिगम कार्य का निरीक्षण करना, जो होमवर्क दिया गया टीचर द्वारा उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। शुद्ध स्पष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा गलतियों के लिए डर ना देना। यानी कि जो बालक अच्छा काम किया, यानी कि होमवर्क अच्छे तरीके से किया है, तो उसको प्रोत्साहित करना। और कुछ होमवर्क ऐसा है कि जो नहीं कर पाया, गलतियां कर दी उसमें, तो उस अवस्था में टीचर को दंड नहीं देना चाहिए। बालकों को अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना। अगला है दृष्टि गत्यात्मक समस्याओं की स्थिति में भद्दी लिखावट के लिए दंड नहीं देना। अब देखते हैं समाजीकरण के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। समाजीकरण के संरचनात्मक प्रयत्नों में आधी छुट्टी, दोपहर के खाने का समय, खेल तथा स्कूल समय के बाद का समय आदि बालकों की आदि आवश्यक क्रियाएं समाजीकरण में सहायक होती है। अगला है निरीक्षण, किसी भी सामूहिक क्रिया में निरीक्षण करना तथा उसके प्रयत्नों में प्रगति को नोट करना तथा निर्देशों का उपयुक्त प्रयोग करना। यदि कोई वस्तु चाहिए तो छीनो नहीं, उसे पाने के लिए मांगने का निर्देश देना। बालकों की विभिन्नताओं को समझना तथा उनका सम्मान करना आवश्यक है शिक्षक के लिए। शिक्षक को इस बात में अटल विश्वास होना चाहिए कि प्रत्येक बालक में किसी न किसी कार्य की क्षमता होती है, वो कर सकते हैं, और उसे अभिप्रेरित करके उनका विकास किया जाना शिक्षक को एक अहम भूमिका इसमें निभाना चाहिए। अब जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको समान बालकों के साथ मुख्य धारा में किस प्रकार लाना चाहिए उसे हम देखते हैं। या फिर विशिष्ट बालक जो बाधित एवं अवयोग होते हैं उनके लिए है। मुख्य धारा का अभिप्राय बाधित एवं अधिगम अवयोग बच्चों को नियमित कक्षा में एकीकरण करना यानी जोड़ना तथा विशेष तकनीक द्वारा इनको सहायता करना तथा विशेष शिक्षा को मुख्य धारा के साथ जोड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। विशेष शिक्षा का उद्देश्य समान शिक्षा के उद्देश्य से भिन्न होता है, इसी कारण से इसे मुख्य धारा से जोड़ना एक कठिन कार्य है। विशेष शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा को मुख्य धारा से समन्वित बालकों के लिए
शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से होने चाहिए जिससे विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरा, सहायक सेवाएं तथा कर्मचारी बालकों तथा कक्षा में शिक्षण के लिए अध्यापकों को उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि सहायक सेवाएं भी और कर्मचारियों की भी सहायता होनी चाहिए शिक्षण में। संशोधित शिक्षाविदों एवं सामान्य अध्यापकों के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगला है, सामान्य शिक्षा संस्थाओं में सामान्य शिक्षा का अपंग बालकों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। अगला है हमारा, सामान्य शिक्षकों को कक्षा तथा शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा की मुख्य धारा को प्रभावी करने के लिए सहमत होने चाहिए तथा इसे स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक दशाओं में शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता भी बालकों की देखरेख, प्रशिक्षण तथा स्थापन में सम्मिलित हों। प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक बच्चों को उसकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि उसे सर्वोत्तम सीखने का वातावरण भी साथ में दिया जाना चाहिए। शिक्षा के अधिकार के साथ साथ वातावरण भी देना चाहिए। इन बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विकलांग छात्रों को संबंधित सेवाएं प्रदान करना। जो विकलांग छात्र होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं उसी के अनुसार उनको सेवा देना। माता पिता की भागीदारी और विशेष शिक्षा कार्यक्रम की समझ को प्रोत्साहित करना। विकलांग छात्रों के लिए व्यावसायिक सेवा प्रदान करना और विकलांगता के साथ प्रत्येक छात्र के लिए स्कूल के भीतर और बाहर स्वस्थ और अनुकूल वातावरण प्रदान करना। ये यहाँ पर विशिष्ट बालक के लिए थे, तो विशिष्ट बालक में वो सभी आ जाएंगे, विकलांग बालक भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।